नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी सीजीएल के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किया गया था और कैप्सूल सीरीज को हमने खत्म भी किया, थ्योरेटिकल वे में भी, कंसेप्चुअली वे में, और पूरा का पूरा नोट्स भी आपको ग्रुप में शेयर किया गया। अब हम लोग क्या किए थे कि डे 1, डे 2 और आज डे 3 में, यानी कि जो क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट किए हैं उस क्रैश कोर्स में हम लोग ने कैप्सूल सीरीज को रिवीजन भी करनी है और बहुत कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करना है। कल आपने देखा जैसे कि कैप्सूल सीरीज में हम लोग इंडियन जीके कवर कर रहे थे, लेकिन जैसे कि आप सभी के डिमांड पे भी हमने कहा कि अब इस कैप्सूल सीरीज में हम लोग साइंस के पार्ट को भी रिवाइज करेंगे, लेकिन साइंस का वो पार्ट होगा जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रिवाइज करवा देना, ऑप्टिक्स को रिवाइज करवा देना, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करवा देना, पीरियोडिक टेबल रिवाइज करवा देना, तो पॉसिबल नहीं है बचे हुए समय पे। एक फोकस करके उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, जो हमने बखूबी से तैयारी करवाया है आपका साइंस सेक्शन को भी, मैथ सेक्शन को भी, रीजनिंग सेक्शन को भी, और इंडियन जीके आपका कैप्सूल सीरीज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो भी सेक्शन हमने रखा साइंस वगैरह पेड है, तो वो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं 30 दिन में खत्म करना, अगर आप चाहते हैं तो साइंस को बहुत अच्छे से खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना कुछ भी नहीं है, पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है कंसेप्चुअली वे में। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वो आप कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावे आज हम लोग कैप्सूल संख्या जो होगी 13 को, 14 को, 15 को, 23, 27, 28, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कैप्सूल, आज एक साथ हम लोग 6 कैप्सूल को रिवीजन करेंगे। लेकिन 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 देखिए भाई, कैप्सूल 13 अपने आप में एक शानदार कंटेंट था, कैप्सूल 14 एक और शानदार दिया मैंने, 15 और भी शानदार, 23 उसी प्रकार, 27 और 28 मैंने दिया। तो यहां हमने काफी मेहनत की। हमने कहने का मतलब है कि आप लोग जो भी सीरियस थे आप लोगों ने भी मेहनत किया है। तो आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी में सवाल को लगाएंगे, जो जो चीजें हमने कवर कर ली है और जो नहीं किया था मैंने, जो वहां पे छूट गया है उसको मैं यहां पर इंक्लूड किया है। थ्योरेटिकल वे में भी मैंने चीजें लिख दी है। ठीक है, दूसरी बात, 50 सवाल हो जाएंगे आज आपके कवर। हालांकि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में मैंने 150 सवाल रिवीजन कराए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आपका भी पॉलिटी में 150-200 सवाल में रिवीजन करवा दूंगा। लेकिन आज बहुत नए नए सवाल मैंने लिए हैं जो इस 13, 14, 15, 23, 27 और 28 में नहीं थे, उसको लिया है और कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी ऐड ऑन कर दिया। ठीक है भाई, तो चलिए आज कैप्सूल संख्या 43 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी कैप्सूल सीरीज को लेना चाहते हैं कंप्लीट कैप्सूल 43 तक, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पूरी की पूरी कंटेंट मिल जाएगी, 200 फी है और शानदार कंटेंट है। आप आराम से पहले यूट्यूब पर देख ले। पर डे अगर आप चाहते हैं 1 घंटा समय देना, ऑथेंटिक चीजों को पढ़ना इंडियन जीके में, तो आप इस कैप्सूल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप खुद चीजों को देखें, बहुत अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है। पूरी की पूरी 43 वीडियो के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा तो 600 सवाल मैथ्स के विथ वीडियो सॉल्यूशन लक्ष्मण सर ने एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें से 100% 20 सवाल इसी लॉजिक और इसी कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है, बाकी साइंस और रीजनिंग पेड है हमारे एप्लीकेशन में, आप वहां से भी कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस। और कुछ एक ऑफर मैं लाऊंगा कल 25 दिसंबर को लेकर के। बाकी आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे सवालों के साथ। ठीक है भाई, चलिए पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है इंडियन पॉलिटी में कि किस वर्ष, आपको ईयर बताना है, कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था ईयर 1976 है, आपसे यही सवाल पूछा गया। लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने बहुत डिटेल जानकारी दी है। आपसे पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्य किस भाग में आता है, पार्ट आपको बताना पड़ेगा, तो पार्ट 4A कहेंगे। ठीक है, आर्टिकल संख्या पूछ लिया जाएगा तो आर्टिकल 51A कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है, इनको जो ऐड किया गया था पार्ट 4A में किस अमेंडमेंट के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 के तहत। पार्ट 4A में क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। जब ऐड किया गया था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10 थे। और अभी प्रेजेंटली कितना है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है, अच्छा इसके अलावे और भी मैंने चीजें बताई थी कि वो कमिटी का नाम भी आपसे पूछता है कि किसकी रिकमेंडेशन से 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और मौलिक कर्तव्य को पार्ट 4A में ऐड किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, स्वर्ण सिंह कमेटी।
फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हमने किस कंट्री से लिया है, ये भी आपको हमने बताया था, रसिया से, या ऑप्शन में आपको यूएसएसआर भी मिल सकता है। और जब शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात हुई थी तो कितनी 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। और इस 11 मौलिक कर्तव्य में क्या ऐड किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। और ये किस अमेंडमेंट के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ये पूरा का पूरा हमने कैप्सूल सीरीज में करा दिया है। तो भैया देखिए, अब ये नहीं पूछेगा तो जो मैंने अभी बका है, भाषण दिया है, आप जिसको बोल सकते हैं, ये कैप्सूल सीरीज जाकर देखिएगा। यहां से आपको एक सवाल अगर पूछेगा तो जितना मैंने बोल दिया या जो कैप्सूल सीरीज में कर दिया उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है भाई, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी एनर्जी लगती है लेकिन शानदार कंटेंट आपके साथ मिलेंगे, जो भी मिलेंगे शानदार कंटेंट के साथ में। दूसरा सवाल पूछा गया आपातकाल से, चलिए इसको भी खत्म करते हैं अच्छे से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद है, आपको बतानी है कि आपातकाल की जो उद्घोषणा करती है, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जहां आपको आपातकाल की घोषणा की गई है। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। आपसे ये पूछा जा सकता है इसके अलावा कि कितनी बार लगी है, तो 3 बार लगी है। कब कब हमने ये बताया है कैप्सूल में, 1962 में बताया था, 1971 में बताया था, 1975 में बताया था। ये कब लगा था, जब इंडिया चाइना के बीच में वार हुआ था। 1971 का जब नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान का वार था। और ये 1975 में क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन हमने फिर इसमें बातें बताई थी आपको, 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस घोषित करके जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो शब्द है, यानी कि आंतरिक अशांति, यानी कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आंतरिक अशांति के आधार पर आप आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन अब ये आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा दिया गया संविधान से, यानी कि कोई भी सरकार ये बात कह करके आपातकाल घोषित नहीं कर सकती है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, क्योंकि इसका एक मिस यूज किया गया था। और ये जो हटाया गया था किस अमेंडमेंट से, ये पूछा जाएगा आपसे, तो ये याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन था 1978 में। इसके तहत में आंतरिक अशांति के जगह क्या ऐड किया गया, सशस्त्र विद्रोह। यानी कि अगर पूरे देश में, यानी कि इंडिया में एक एग्जांपल लेते हैं, कोई विद्रोह छिड़ जाए, ठीक है ना, तो उस आधार पर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया जा सकता है। लेकिन आप अब ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है भाई, अब इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल 356 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 356 में हमने क्या बताया था, स्टेट इमरजेंसी के बारे में, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। फिर आर्टिकल 360 में हमने क्या बताया, वित्तीय आपात की घोषणा, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक नहीं लगी है। ठीक है भाई, देखिए अब जितना चीजें हमने, ये सब चीज हमने कैप्सूल में कराया और लिखा हुआ एक एक नोट आपको मैंने दिया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, यह भी आपको कराया है मैंने, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को कितने घंटे के अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से, यानी जहां से आपको गिरफ्तार किया गया है वहां से आपको निकटतम जो मजिस्ट्रेट है वहां पर पेश करना होगा, कितने घंटे के अंदर, तो आपको 24 घंटे के अंदर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आप क्या कहेंगे, कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन था आपका 1992 में। ठीक है, अब इसकी आर्टिकल हमने बताई है पंचायती राज की, क्या है आपका आर्टिकल 243A से लेकर के 243O तक। इसके अलावा आपको क्या पूछ सकता है, नगर पालिका के बारे में। अच्छा, ये कौन सा पार्ट में आएगा आपका पंचायती राज, तो पार्ट 9 में आएगा। और नगर पालिका की बात की जाए, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज की बात की जाए, तो वो किस में आएगा, पार्ट 9 का A में आएगा। कौन सा संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन था। कब किया गया था, 1992 में किया गया था। और एक मैंने बताया था आपको सहकारी समिति, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा पार्ट में था, पार्ट 9 का B में था। और कब अमेंडमेंट किया गया था, 97वां। याद रखिए ये सब अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में। देखिए भाई,
कैप्सूल सीरीज तो देखना पड़ेगा। ये अब इतना अगर मैं रिवीजन करूंगा तो फिर ये वीडियो लंबा बन जाएगा कैप्सूल सीरीज की तरह, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो में अब इनको मैं खत्म करता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है किस, अब देखिए ये सब शानदार सवाल है और शानदार सवालों के साथ हमने आपको कैप्सूल सीरीज में ये सारा एक्ट मैंने करवाया। देखिए क्या पूछा, किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब मैंने सारे एक्ट आपको करवाए थे, याद करिए करवाया है कि नहीं करवाया, क्या ये मैंने नहीं करवाया। चार्टर एक्ट 1813 का याद करिए, चार्टर एक्ट 1813 का, जिसमें क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये लाइन मैंने लिखा उसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था। और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल चाय की और साथ के साथ चीन के साथ व्यापार का क्या कर सकता था, एकाधिकार था। और पूरी ट्रेड की मोनोपोली क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। और इसी चार्टर एक्ट 1813 में मैंने एक और इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था कि इसी एक्ट अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा में जो विकास किया जाएगा उसके लिए 1 लाख प्रतिवर्ष आवंटित किया जाएगा। ब्रिटिश के पार्लियामेंट के तरफ से यह अनाउंसमेंट की गई थी इस एक्ट में। याद आया कुछ? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान, ठीक है ना, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक, देखिए ये पार्ट मैं भूल गया था कैप्सूल में, तो आज मैं पूरा करवा दिया हूं, मैं इसको दिखाता भी हूं। पूछा गया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 149। इससे पहले मैं आपको पूरा डिटेल करवा देता हूं। देखिए कैग का अगर फुल फॉर्म याद किया जाए तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं, हिंदी में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है। आर्टिकल 148 में बात की गई है कैग के बारे में कि कैग के अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसे रिमूव कैसे किया जाएगा, रिजाइन ये किनको देंगे, इनका टेन्योर कितने साल तक का होगा। तो देखिए कैग रिजाइन किनको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, याद रखना है आपको, पूछेगा आपसे कैग का टेन्योर कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 ईयर। इसका मतलब ये कि अगर एक्स पर्सन है, यानी कि मैं अपना ही लेके चलता हूं कि मैं अभिषेक, ठीक है ना, तो हमारा एज ए कैग नियुक्ति हुई है, तो हमारी एज जो थी 62 ईयर थी, ठीक है। अब यहां आपको ये देखना है कि मैक्सिमम रिटायरमेंट टाइम कितना है, 65, यानी कि हम 62 से 65 तक ही कैग के पोस्ट में रहेंगे। कई लोगों के डाउट हो जाते हैं कि यहाँ 6 वर्ष लिखा, तो 6 वर्ष का मतलब समझिए कि अगर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए कैग 50 साल में, तो 6 साल तक मैं रहूंगा, 56 तक रहूंगा, समझ गए, 6 साल। और मैक्सिमम लिमिटेशन जो रिटायरमेंट टाइम कितना हो जाएगा, 65। भले आप 2 साल ही रहे होंगे लेकिन 65 से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। इनको सैलरी कहां से मिलेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये क्या होता है समझाया मैंने। सैलरी कितनी है, 2.5 लाख पर मंथ है। कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है कैग, तो ये होता है आपका पार्लियामेंट यानी कि संसद के ऊपर। कैग क्या है, एक आपका ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है। क्यों, क्योंकि इसका मेंशन आर्टिकल में, आर्टिकल 149 में बताया गया है कि पावर और फंक्शन, कैग की जो पावर और फंक्शन है वो कौन सा आर्टिकल में, 149। और सवाल आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद है जहां भारत के कैग के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, तो 149, ठीक है ना। वो आर्टिकल संख्या कितनी है, तो 149 है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ये अगर बात किया जाए ना तो सेंट्रल, देखिए इसका मेन अगर काम क्या है, ऑडिट करना, ये एक तरह से करते हैं, ठीक है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी खर्चे किए हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, तो भारत सरकार के मंत्रालय विभाग का खर्च हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी खर्च हो रहा है उसकी जांच जो करते हैं ये कैग ही करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे। अभी ये बात याद रखना है कि लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसके खर्चों का जांच ये कैग नहीं करता, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 148 में क्या बताता है आपको कैग के बारे में, 149 क्या बताता है आपको उसकी फंक्शन के बारे में, उसके पावर के बारे में, किसके फंक्शन पावर, कैग की पावर फंक्शन के बारे में। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला सवाल आपसे, अच्छा फर्स्ट कैग का नाम पूछेगा तो वी नरहरि राव हो गए, और वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। देसी प्रेस अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देसी प्रेस अधिनियम आपसे पूछा जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लाया गया था, तो 1878 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, तो यह अभी मैंने देखिए रिवीजन कराया, और देखिए ये पूरा का पूरा 50 सवाल आपके पूछे गए सवाल हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो सकता है, बिहार एसएससी हो सकता है, यूपी ट्रिपल एसएससी हो सकता है, एसएससी हो सकता है, या जेएसएससी हो सकता है। तो ये मैंने बताया था पार्ट 4A में, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? 9वां सवाल देखेंगे यहाँ पे आप। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? क्या मैंने नहीं बताया था? बोलिए, क्या नहीं बताया मैंने कैप्सूल सीरीज में? यार इतना शानदार कंटेंट ही दिया हूं ना, कोई बोल नहीं सकता कि नहीं बताया हूं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना, इसी के दौरान। और क्या है, रिट जारी करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करती है? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। और ये रिट का जो प्रावधान हमने कहां से लिया, किस कंट्री से? ब्रिटेन से। कैप्सूल सीरीज देखिए सर। अगला सवाल आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपने अगर 7वां शेड्यूल पढ़ा है कैप्सूल सीरीज में, तो मैंने बताया उसमें क्या क्या मैंने बताया, संघ सूची बताया है, एक समवर्ती सूची बताया है, कंकरेंट लिस्ट बताया है, ठीक है ना, और एक मैंने राज्य सूची बताया जिसमें कई सारे विषय रखे गए। संघ सूची में जिसमें किसका पूरा का पूरा प्रायोरिटी होगा, पावर होगा केंद्र सरकार का, राज्य सूची में राज्य सरकार की, और जो आपकी समवर्ती सूची है जिसमें प्रायोरिटी दोनों की है लेकिन मैक्सिमम प्रायोरिटी केंद्र की होती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ये बोलता है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले, यानी संघ सूची में जो भी विषय शामिल है उस विषय में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं केंद्र को। वो कौन सा आर्टिकल ये बात बोलता है? तो आर्टिकल 246। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 11वां सवाल आप देखेंगे। इस 11वां सवाल में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित? इजी सवाल है, मैंने करवाया है पार्ट 2 में, या भाग संख्या 2 जो है नागरिकता से संबंधित है आपका। 12वां सवाल आप पढ़ेंगे एक बार। 12वां सवाल आपसे यह पूछा गया कि 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? ये आप याद करेंगे, RK शनमुखम चेट्टी जी, ठीक है भाई। अगला सवाल 13वां सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या मैंने नहीं करवाया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? याद करिए, करवाया है कि नहीं? मैंने बिल्कुल करवाया है आपको। आर्टिकल संख्या 26 याद करिए, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 25 से 28 की मेंशन की थी कि जिसमें धर्म से रिलेटेड जो आपको स्वतंत्रता मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में क्या था? अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। हाँ, आर्टिकल 26 में हमने कहा था इसी आर्टिकल में कि धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजन अफेयर, है ना। तो धार्मिक मामलों का देखिए, वही वर्ड भी आपका सवाल, ये आयोग का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ये मैंने सवाल नहीं बनाया, ये आयोग का पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है? यानी कि संविधान संशोधन की चर्चा कौन सा भाग में किया गया है? तो भाग 20वां है आपका। आर्टिकल याद करिए या कमेंट करिए, यही सवाल आपको हो सकता है कि आज ही देखने को मिलेगा। आर्टिकल भी मैं बताऊंगा अभी। किस आयोग ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, किस आयोग ने, अब यहां तो मैंने आयोग पूछा, एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है भाई? आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेगा पता है? कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, आप बताइए। ये जो ओबीसी की जो आरक्षण की जो बातें की जा रही है ना, ये जो ओबीसी के आरक्षण की जो बातें की जा रही है ना, उस समय जो आयोग था, यहां पे तो आपसे सवाल पूछा गया आयोग का नाम बताइए, ठीक है। क्या पता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले भाई कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो मंडल आयोग। और ये मंडल आयोग किस समय आया था? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद करिए VP सिंह थे, ठीक है भाई। देखिए ये प्रधानमंत्री का जो पूरा लिस्ट मैंने आज दे दिया है, ईयर दे दिया है, ठीक है ना, उसको आप प्रेसिडेंट से कंबाइन करके याद करके रखेंगे। बाकी प्रधानमंत्री को बहुत डिटेल में मैं JPSC के लिए लाऊंगा एक वीडियो, उसमें बताऊंगा, ठीक है। अगला सवाल 16वां सवाल है, ठीक है भाई। 16वां सवाल क्या पूछा गया आपसे? भारत के संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो कौन सा आर्टिकल भाग है? तो भाग 13 में ट्रेड और कॉमर्स की बात की गई है। आगे चलते हैं।
संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, बहुत डिटेल में बताया मैंने कैप्सूल में, जो ज्वाइंट सेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी आर्टिकल सब कुछ बताया है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही। कमेंट करके बताइए कि लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या रिटायरमेंट टाइम जो मैक्सिमम होता है वो आपसे पूछा जाए, आयु पूरी होने के बाद अपने पद पर रहता है तो 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष अगर हो गया तो फिर आपको उस पद से आपको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है, ठीक है ना, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ये हमने किस कंट्री से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया भाई। आगे चलते हैं अगला सवाल में। भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। आपसे यह सवाल पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है। तो भाग संख्या 9। ठीक है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है आपसे, ये याद करिए, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है कौन सा संविधान आर्टिकल है, तो आर्टिकल 44 है। 1978 में भारत के 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए यहीं पर मैंने डिटेल भी दे दिया, मोरारजी देसाई थे। अब एक से स्टार्टिंग से देखिएगा, फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, लाल बहादुर शास्त्री बने 1964 से 66 तक, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई 1966 से 77 तक, लेकिन फिर से ये आई 1980 से 84, लेकिन ये 1977 के बाद वाला देख लीजिएगा, 1977 से 89 के बीच कौन रहे, मोरारजी देसाई। उसके बाद 1979 से 80 में कौन आए, चौधरी चरण सिंह आए, और फिर ये यही इंदिरा गांधी 1980 से 84 में कंटिन्यू किए। उसके बाद राजीव गांधी आए 1984 से 89 तक, और फिर वीपी सिंह बने 1989 से 90, चंद्रशेखर 1990 से 91 तक, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 तक, अटल बिहारी वाजपेयी का वो टेन्योर जो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले 16 दिन के लिए 1996 से 96 तक। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा बने 1996 से 97 तक, इंद्र कुमार गुजराल बने फिर प्राइम मिनिस्टर 1997 से 98 तक, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने 1998 से 2004 तक रहे, 5 साल तक का टेन्योर इन्होंने कंप्लीट किया। और फिर मनमोहन सिंह आए 2004 से 2014, और फिर अभी मोदी जी कंटिन्यू है। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछ रहा, तो 1964 याद रखना है आपको। सीपीआई जो पार्टी है आपका गठन किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के, एकदम ये सारा चीज हमने करवाया दोस्त कैप्सूल में। देखिए, खुशी इस बात की है कि ये सवाल आपका आयोग ने पूछा और ये सब चीज हमने अपने कैप्सूल में करवाया। हालांकि जो मास्टर नोट्स हमारा होता है जेपीएससी बीपीएससी या रेलवे एसएससी के लिए, उसमें तो खैर है ही, कैप्सूल मैंने पूरा निचोड़ कराया, उसमें भी आपको ये मिलेगा। हाँ, तो ये कहाँ भैया हमें बताइएगा थोड़ा सा। कल्याणकारी की जो हमने बात की थी, वेलफेयर स्टेट की बात की थी, मैंने लिखा था कल्याणकारी राज, आर्टिकल 38 मैंने बोला था, याद करिए। चलिए ठीक है, आगे सवाल में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में संघ और राज्य, ठीक है ना, संघ लोकसभा और राज्य लोकसभा के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है, तो आर्टिकल 320, इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती, 552 से अधिक नहीं हो सकती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, यानी कि वो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति को ये पावर है कि किसी की जो भी सजा है उसको वो कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल संख्या हमने आपको बताया था 72 है। ठीक है, पार्डन पावर की जो बात है हमने की थी। उसके बाद आर्टिकल कर क्वेश्चन नंबर 31, किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया था। कौन सा अधिनियम था, 1935 वाला अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसमें ये सब कराया गया है, पूरा एक्ट बहुत डिटेल समझाया हमने। भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण का अवधारणा को रेखांकित किया गया, तो आर्टिकल संख्या 330 है। कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 279 का ए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इजी सवाल है आपका। कौन सा अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो हिंदी वाला और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। देखिए, कौन सा अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो आर्टिकल 343 का 1। और यहीं आपको एक सवाल और मिलेगा अंग्रेजी वाला, यस देखिए,
अंग्रेजी का आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी, तो आर्टिकल 348 का 1, ठीक है ना। तो अंग्रेजी जो आधिकारिक भाषा होगी कौन सा आर्टिकल 348 1 के तहत, हिंदी जो होगी वो आर्टिकल 343 1 के तहत। किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई, 1952, बहुत डिटेल समझाया। मैंने कहा कि 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे विदाउट चुने हुए, ठीक है ना। लेकिन जब चुन के आए पहली बार जो राज्यसभा बनी, उसके बाद जो इलेक्शन चयन होके आए राष्ट्रपति हमारे बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये 1952 में थी। 1950 में वो कोई चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि उस समय राज्यसभा का गठन ही नहीं हुआ था। 1952 में ही हमारा राज्यसभा बना। ये सब समझा है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, याद करना है आपको, आर के सनमुखम चेट्टी जी। किस वर्ष बम्बई पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, 1960 में। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है, तो बिल्कुल पता है, राज्यपाल के पास होती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति है उसी प्रकार राज्य में आपका राज्यपाल होता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, सभी को याद है। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में, देखिए आ गया आपका ये आर्टिकल 368, ठीक है ना, 368 यही है ना जी, हाँ। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो आर्टिकल 368 के तहत। असम राज्य में, देखिए ये राज्य वाइज आपको याद करना पड़ेगा कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो असम में 7 है, कुछ मैंने लिख दिया है, बाकी आप पूरा याद करेंगे, ठीक है ना। यूपी में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, बिहार में 16 है, वेस्ट बंगाल में 16, आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11, असम में 7, गोवा में 1, सिक्किम में 1, झारखंड 6, कर्नाटक 12 सीट है, ठीक है। तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं स्टेट वाइज आपको याद रखना होगा। 43 सवाल आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है, तो आर्टिकल 20 में। ये भी मैंने कराया है, स्वतंत्रता का अधिकार आप याद करेंगे एक बार। स्वतंत्र भारत में, या फिर आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो आपके थे, मौलिक अधिकार जो आपके थे। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था, 1955 में स्थापित किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वही हो जाएगा। ये समझ में आ रहा ना कि अगर 56 में आपका मतलब कि चलिए आपने 60 में आपने राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बने तो 2 साल ही रहिएगा, 62 वर्ष इसका रिटायरमेंट टाइम है। लेकिन अगर आप 50 साल में अध्यक्ष बने हैं तो 6 जुड़ेगा, यानी कि 56 वर्ष तक रहिएगा, ठीक है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य के डैश तक के सभी बच्चों को, यानी कि एज सीमा पूछा गया है, ये मैंने आपको बताया अभी अभी स्टार्टिंग में ही, कर्तव्य के बारे 11वां फंडामेंटल ड्यूटी, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है आपको। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो ईयर आपसे पूछा गया, तो वो ईयर क्या होगा, 1773 जो ईयर है ईस्ट इंडिया कंपनी की द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, याद करिए। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति पूरा डिटेल में, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये सब चीज़ों को मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, पॉकेट वीटो यूज़ करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे ज्ञानी जेल सिंह। कब किया गया था, किस लिए किया गया था, कौन सा अधिनियम के लिए, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था इन्होंने। वह कौन सा अनुच्छेद है, यह भी हमने करवाया, आर्टिकल 17 में, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है, आर्टिकल नंबर 37, सॉरी आर्टिकल नंबर नॉट 37, आर्टिकल संख्या तो आपका अनुच्छेद 17 था। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, याद करिए, छुआछूत का अंत हमने कराया था, ठीक है। इस अधिनियम के साथ एक ये भी याद करेगा, 1955 में एक एक्ट आया था, SC/ST अधिनियम, ठीक है ना, ये भी याद रखेगा। उसके बाद भारत, लास्ट सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो 2013 में किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। ये ईयर याद रखेंगे, 2013। देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने देने की कोशिश की है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बन पाए। दूसरा चीज़ की देखिए, ये कैप्सूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में, कैप्सूल संख्या 13, 14, 15, 23, 27, 28, ये अपने में एक मास्टर कंटेंट है आपका, निचोड़ ये वीडियो है क्वालिटी के लिए। तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो का लिंक टेलीग्राम में भी डाला हूँ, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। डे 1 को देखिए जिसमें मैंने पूरा बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट करवा दिया है। डे 2 में पूरा डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस की क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया है। और बाकी जिनको कंटेंट लेना होगा कैप्सूल सीरीज का, इस नंबर से आप हम संपर्क कर सकते हैं, 200 फी है।
साइंस एक बार पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो भी आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग डे 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।